गुड आफ्टरनून टू ऑल। एक बार फिर से हमारी ये वेबिनार सीरीज के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। आप लोगों को पता है कि अभी तक हमने टैबलेट एप्लीकेशंस, रीऑर्डर स्टॉक और डिस्काउंटिंग के अलग अलग ऑप्शंस, ये 3 टॉपिक पे हमारे वेबिनार किए हुए हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है सिक्योरिटी ऑप्शंस इन ऑर्नेट एनएक्स। ये टॉपिक ना सिर्फ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है या ना सिर्फ आपका शोरूम चलाने के लिए उपयोगी है, लेकिन ये टॉपिक और उसके ऑप्शंस आपको आपका शोरूम चलाने के साथ साथ उसके इफेक्टिव कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए भी बहुत यूजफुल है। इसमें ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि जिसमें एक बार आपका शोरूम, उसके सिस्टम्स, आपका पूरा वर्किंग सॉफ्टवेयर में सेट हो जाता है, उसके बाद हर जगह पे जहां पे भी सॉफ्टवेयर में लीकेज हो सकते हैं, आपके डेली वर्किंग में इश्यूज हो सकते हैं, उन जगह पर आप आपके कंट्रोल पॉइंट सेट करके पूरे शोरूम को कंट्रोल कर सकते हैं और पूरी सिस्टम को आप एक सेफ सिक्योर मोड में चला सकते हैं। हमें पता है कि दूसरे बिजनेस की कंपैरिजन में ज्वेलरी बिजनेस एक प्रीशियस मेटल का बिजनेस है और इस बिजनेस में कुछ मिली या 1-2 ग्राम की भी अगर मिस्टेक या एरर है तो आगे जाके आपको लाखों रुपए के नुकसान में ले जा सकती है। दूसरा पॉइंट ऐसा है कि हर जगह पे जरूरी नहीं कि हमारा स्टाफ, हमारी टीम, जो लोग सॉफ्टवेयर में वर्क करते हैं वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बात वहीं पे आती है कि ज्वेलरी बिजनेस में आप सिर्फ ट्रस्ट पे पूरा बिजनेस नहीं कर सकते। ट्रस्ट के साथ साथ आपको उसके लिए जरूरी सिक्योरिटी के ऑप्शंस भी सेट करने होते हैं। तो ये सब चीजों को ध्यान में रख के हमने आज का टॉपिक सिलेक्ट किया है, सिक्योरिटी ऑप्शंस इन ऑर्नेट एनएक्स। सिक्योरिटी मॉड्यूल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा समझकर उसके जो मैक्सिमम ऑप्शंस हैं उसका उपयोग करके, जैसा मैंने बताया कि आपके शोरूम को एक सेफ और सुचारू रूप से आप उसका पूरा मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ये पूरा सिक्योरिटी मॉड्यूल आपको कैसे काम आएगा। तो सिक्योरिटी मॉड्यूल में सेट करने के लिए सबसे पहला पार्ट है रोल वाइज और यूजर वाइज राइट्स का ऑप्शन। हमें पता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर है, चाहे वो ज्वेलरी फील्ड का हो या कोई भी फील्ड का सॉफ्टवेयर है, इसमें एक ट्रेडिशनल तरीका होता है यूजर वाइज राइट्स का। सिमिलरली ऑर्नेट सॉफ्टवेयर में भी आपके पास यूजर वाइज राइट्स का ऑप्शन हमने दिया है और उसके लिए हाउसकीपिंग मेनू में एक सिक्योरिटी का पूरा अलग से मेनू दिया हुआ है। उसमें एक यूजर मास्टर आप ओपन कर सकते हैं। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है। यहाँ पे आप कोई भी यूजर ओपन कर सकते हैं, जैसे कि कोई यूजर का नाम आपने दिया, उसका पासवर्ड आपने सेट कर दिया, वही पासवर्ड रीटाइप कर दिया,
उसका पेरेंट यूजर कौन सा है वो दे दिया। अभी हम रोल का सिस्टम समझेंगे। इस तरह से आपने एक बार यूजर ओपन कर दिया, उसके बाद आप हर अलग अलग यूजर के अलग अलग राइट सेट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल और ट्रेडिशनल तरीका है इंडिविजुअल यूजर वाइज राइट सेट करके पूरा कंट्रोल करना, या जरूरत के हिसाब से पीरियोडिकली यूजर राइट्स में आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन ये आएगा कि जैसे मैंने पहले बताया था कि सॉफ्टवेयर में दो ऑप्शंस है, यूजर वाइज राइट्स और रोल वाइज राइट्स। तो कहां पे आपको यूजर वाइज राइट सेट करने हैं, कहां पे आपको रोल वाइज राइट सेट करने हैं। आमतौर पर ऐसा होता है कि जहां पे आपके 3-4 यूजर है, हर एक का वर्क स्पेसिफिक डिफाइंड है और उसमें मेजर चेंजेस की जरूरत नहीं रहती है, तो उस केस में आप सिंपली यूजर वाइज राइट सेट करके आपका पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई कॉर्पोरेट ज्वेलर है, अगर आपका हेड ऑफिस और ब्रांच रिलेटेड सेटअप है, अगर आपका शोरूम बड़ा है, इन टर्म्स ऑफ साइज आपका शोरूम बड़ा है जहां पे मल्टीपल यूजर्स काम करते हैं, आप अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से काम करते हैं, तो उस केस में या ऐसे सेटअप में हर एक यूजर के लिए इंडिविजुअल राइट सेट करना ना सिर्फ डिफिकल्ट हो जाता है बल्कि एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 25, 30, 50 यूजर्स के लिए कुछ राइट सेट किए हैं, उसके बाद कोई स्पेसिफिक राइट्स आपको कुछ यूजर्स में से निकालने हैं या कुछ यूजर्स में से ऐड करने हैं। तो ऐसे केसेस में आप इंडिविजुअल अगर राइट सेट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। उस केस में आपको सेट करना है रोल राइट्स। रोल या यूजर राइट सेट करने से पहले यहां पे एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अलाउड लॉगिन। जैसे बहुत सी जगह पे क्या होता है कि कोई एक यूजर एक सिस्टम में कनेक्टेड है, उसको अधूरा छोड़ के या वहां पे कोई काम चल रहा है, वही यूजर दूसरी जगह पे लॉगिन कर लेते हैं, वही यूजर तीसरी जगह पे लॉगिन कर लेते हैं, तो उस केस में फिर आपका सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं रहता है। तो उस ऑप्शन को ध्यान में रख के यहाँ पे हमने एक ऐसा ऑप्शन दिया है कि आप यहाँ पे हर एक यूजर के लिए अलाउड लॉगिन अगर 1 करते हैं, उसका मतलब ऐसा होगा कि हर एक यूजर सिर्फ अपने लॉगिन से एक ही बार लॉगिन हो पाएगा। वही यूजर अगर दूसरे सिस्टम पे लॉगिन होंगे तो सॉफ्टवेयर उसको अलाउड नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं रोल वाइज राइट्स। रोल वाइज राइट्स के लिए जैसे हमने यूजर मास्टर देखा, वैसे ही आपको सबसे पहले एक रोल मास्टर बनाना है। जैसे मैंने बताया कि आपके जितने अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं या आपके वहां पे जितनी अलग अलग प्रोसेसेस हो रही है या आपके जितने अलग अलग सेक्शंस हैं, वही डिपार्टमेंट, वही प्रोसेसेस और वही सेक्शंस आपके रोल हो गए। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमने दिया है अकाउंट्स, बिलिंग, टैगिंग, कैश काउंटर। तो ये सब आपके अलग अलग रोल्स हो गए। अब उसमें भी ऐसा हो सकता है कि कोई एक रोल के अंडर में एक से ज्यादा यूजर काम करते हैं।
तो आपको सिर्फ उतना करना है कि सबसे पहले आपको आपके शोरूम के डिपार्टमेंट्स या रोल आइडेंटिफाई करने हैं। उस हिसाब से सॉफ्टवेयर में आपको इतने रोल्स ओपन करने हैं, उस रोल का आपको राइट्स देना है। जैसे कि बिलिंग या कैश काउंटर का रोल है तो उसके पास क्या क्या राइट्स रहेंगे, तो उसके पास सेल्स बिल, ओल्ड गोल्ड परचेज, कैश, बैंक, ऑर्डर, रिपेयरिंग, इस टाइप के ट्रांजैक्शंस और उसके रिलेटेड रिपोर्ट्स के राइट रहेंगे। टैगिंग यूजर है तो उसके पास प्रोक्योरमेंट, लॉट, टैगिंग, उसका प्रिंटिंग, उसके रिपोर्ट्स, उसके राइट्स रहेंगे। तो इस हिसाब से आपको सबसे पहले रोल्स डिफाइन करने हैं और सिंपल उसी रोल के अंडर में किसी यूजर को आपको एलोकेट करना है। एक बार फिर से मैं आपको इंडिविजुअल यूजर दिखाता हूं, सॉरी यूजर राइट्स दिखाता हूं, यूजर मास्टर जो अभी हम देख रहे थे हाउसकीपिंग में सिक्योरिटी मेनू में यूजर मास्टर। तो यहाँ पे आप जो यूजर ओपन करेंगे वो आपको किसी ना किसी रोल के अंडर में ओपन करना है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान में रखनी है रोल मास्टर में, क्योंकि रोल मास्टर एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। अगर आपके वहां पे ऐसा सिस्टम है कि जहां पे कोई एक ही पर्सन पूरे शोरूम को कंट्रोल करेगा, एक ही एडमिन पूरे शोरूम को कंट्रोल करेंगे, तो उस केस में आपको जितने भी रोल्स हैं या जितने भी यूजर्स हैं वो एक ही एडमिन के अंडर में ओपन करने हैं। जैसे कि सुपर एडमिन, सुपर एडमिन ही अकाउंट्स भी देखेंगे, सुपर एडमिन बिलिंग भी देखेंगे, सुपर एडमिन टैगिंग भी देखेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आपका शोरूम इन टर्म्स ऑफ साइज बड़ा है, हेड ऑफिस ब्रांच का सेटअप है, कॉर्पोरेट ज्वेलर्स है, जैसे हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स कॉर्पोरेट ज्वेलर्स भी है, उस केस में एक पूरा हायरार्चिकल स्ट्रक्चर जिससे हम वाटरफॉल मॉडल बोलते हैं या टॉप टू बॉटम पूरा एक सिस्टम होता है, तो उसी सिस्टम के हिसाब से आप रोल या यूजर्स भी ओपन कर सकते हैं। जैसे कि एडमिन के अंडर में मैनेजर, उसके अंडर में सुपरवाइजर, उसके अंडर में बिलिंग यूजर या टैगिंग यूजर या स्टॉक यूजर, अकाउंट्स यूजर, अकाउंट्स में भी चीफ अकाउंटेंट या इंटरनल ऑडिटर या सीए, उसके अंडर में अकाउंटेंट 1, अकाउंटेंट 2, ऐसा पूरा आप हायरार्चिकल स्ट्रक्चर या वाटरफॉल मॉडल के हिसाब से पूरे राइट सेट कर सकते हैं। कभी किसी यूजर का आपको रोल चेंज करना है, रोल का एक और फायदा ऐसा है कि कभी आप शोरूम में इंटरनल एक्सचेंज करते हैं यूजर्स का, तो आप यहीं से सीधा कोई एक यूजर को एक रोल में से दूसरे रोल में शिफ्ट कर सकते हैं या उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया यूजर राइट्स और यूजर मैपिंग का ऑप्शन और रोल राइट्स और रोल मैपिंग का ऑप्शन। अब हम ये देखते हैं कि ये यूजर या रोल राइट्स सेट कैसे करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई यूजर के लिए राइट सेट कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं एडमिन में से, क्योंकि सब ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। हम सभी ऑप्शंस को एक के बाद एक समझेंगे। सबसे पहले रोल में सिंपल ऑप्शन है कि सॉफ्टवेयर में जितने भी ट्रांजैक्शन या मास्टर के ऑप्शन है उसमें राइट्स एकदम सिंपल है। आपको किसी यूजर को कोई ट्रांजैक्शन देना ही नहीं है। एग्जाम्पल, कोई यूजर ऐसे हैं जो सिर्फ रिपोर्ट देखते हैं, आपको उसको ट्रांजैक्शन देना ही नहीं है, तो आप उसके राइट्स में से पूरा ट्रांजैक्शन मेनू निकाल दीजिए, अनटिक कर दीजिए।
ट्रांजैक्शन में कोई स्पेसिफिक ऑप्शन नहीं देना है, जैसे कि सेल्स, परचेज, कैश बैंक, कार्ड, लेबल। तो आप उस ऑप्शन को टिक या अनटिक कीजिए। सेल्स के अंडर में भी आपको रिटेल सेल्स नहीं देना है, लेबर बिल नहीं देना है, तो उसको टिक अनटिक कर सकते हैं। अगर किसी यूजर के पास कोई स्पेसिफिक एंट्री ऑप्शन का राइट्स है, जैसे कि रिटेल सेल्स एंट्री, तो आप ऐसा सेट कर सकते हैं कि उस यूजर को एंट्री लिस्ट दिखेगा या नहीं दिखेगा, वो यूजर सेल्स की एंट्री ऐड कर पाएंगे या नहीं, मॉडिफाई कर पाएंगे या नहीं, डिलीट कर पाएंगे या नहीं, व्यू मतलब बिल व्यू कर पाएंगे या नहीं, और उसके रिलेटेड जैसे कि सेल्स में एडिशनल ऑप्शन है ई इनवॉइस और लिंक ई इनवॉइस। तो ये स्पेसिफिक यूजर को ई इनवॉइस अपलोड करने का या लिंक करने का राइट्स होगा या नहीं। सिमिलरली आप कोई भी ऑप्शन ले लीजिए, कैश एंट्री में जाएंगे, उसमें भी आप अलग अलग राइट सेट कर सकते हैं, कैश में भी सेम। तो कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी मास्टर में या तो पूरा ऑप्शन देना या नहीं देना, या उसमें से ऐड, मॉडिफाई, डिलीट और उसका लिस्ट जो है उसका राइट्स देना या नहीं देना, ये ऑप्शन के राइट्स आप सेट कर सकते हैं। अगर कोई भी रिपोर्ट है, कोई भी रिपोर्ट का राइट्स आपको देना है, तो उसमें सिंपल ऑप्शन है कि अगेन रिपोर्ट में आपको कोई यूजर को पूरा रिपोर्ट सेक्शन नहीं देना है, तो पूरा रिपोर्ट निकाल दीजिए। अगर इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ रिपोर्ट्स जैसे कि डेली रिपोर्ट्स, अकाउंट रिपोर्ट्स, कोई भी शोरूम में एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हर यूजर के पास सब अकाउंट रिपोर्ट्स के राइट्स नहीं होते हैं, तो आप अकाउंट रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। और अगर आपको उसमें से स्पेसिफिक रिपोर्ट निकालना है, जैसे कि डेली एक्टिविटी रिपोर्ट में एक डेली रिपोर्ट में डेली एक्टिविटी रिपोर्ट करके ऑप्शन है, उसमें भी उसके अलग अलग फॉर्मेट्स है, मल्टीपल फॉर्मेट्स है। तो आपको यूजर को ये डेली एक्टिविटी रिपोर्ट तो देना है, लेकिन उसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं देना है, जैसे कि उसके डिटेल फॉर्मेट्स आपको निकाल देने, सिर्फ समरी देना है। तो यहाँ पे भी आप टिक करके समरी को छोड़ के बाकी के फॉर्मेट्स को अनटिक कर सकते हैं, तो रिपोर्ट में वो राइट भी हट जाएंगे। सिमिलरली आप सॉफ्टवेयर का कोई भी मेनू ले लीजिए, जैसे कि प्रोसेस है, तो प्रोसेस में भी यूजर के पास उस प्रोसेस का राइट्स है या नहीं है। बाकी के जितने भी ऑप्शंस है उसमें आप टिक अनटिक करके राइट्स को या तो दे सकते हैं या तो राइट्स को निकाल सकते हैं। एक और ऑप्शन है कोई भी यूजर राइट्स में, कि बहुत सी जगह पे क्या होता है कि इंडिविजुअल या सिलेक्टेड यूजर्स को वाउचर मॉडिफिकेशन का आपने राइट्स दिया है। तो वाउचर मॉडिफाई करने के बाद वो वाउचर किस रीजन से मॉडिफाई हुआ था, क्योंकि एग्जाम्पल एक कैश काउंटर पे कस्टमर का बिल बन गया है, उसके बाद अगर कुछ टाइम के बाद वो वाउचर मॉडिफाई होते हैं, तो वो किस रीजन से मॉडिफाई होते हैं, उसके लिए भी सॉफ्टवेयर में प्रोविजन दिया हुआ है। हाउसकीपिंग में एनवायरनमेंट सेटिंग में ट्वेंटी 28 नंबर का ऑप्शन है, रिक्वायर रीजन फॉर मॉडिफाइड डिलीट वाउचर। अगर आप यहाँ पे यस कर देंगे, तो जब भी कोई यूजर वाउचर्स मॉडिफाई करेंगे, उसके साथ उसको एक कंपलसरी रीजन एंटर करना पड़ेगा, और वो रीजन को वेरीफाई करके आप जज कर सकते हैं कि ये वाउचर प्रॉपर मॉडिफाई हुआ है या नहीं हुआ है। इसके अलावा हम बाकी के राइट्स पे चलते हैं। इसके अलावा
यूटिलिटी रिपोर्ट में एक यूजर वाइज हिस्ट्री का पूरा रिपोर्ट दिया हुआ है। जिसमें भी आप ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इंडिविजुअल वाउचर वाइज रिपोर्ट चाहिए, स्पेसिफिक यूजर वाइज रिपोर्ट चाहिए या लेबल वाइज चाहिए। उसमें भी आप ऐसे सेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं कि जितने भी मॉडिफिकेशन डिलीशन हुए हैं सबका रिपोर्ट चाहिए, सिर्फ मास्टर का, सिर्फ ट्रांजैक्शन का, सिर्फ प्रोसेस का, कोई भी स्पेसिफिक डेट के लिए, कोई भी स्पेसिफिक यूजर के लिए, और इंसर्ट, मॉडिफाई, डिलीट या ऑल के लिए। इस रिपोर्ट में बहुत सारे प्रोविजंस हैं कि एक तो कौन सा वाउचर कौन से डेट पे कौन से टाइप पे मॉडिफाई हुआ था या डिलीट हुआ था, अगर मॉडिफाई हुआ था तो कौन सी चीज मॉडिफाई हुई थी। जैसे मैंने अभी बताया कि कौन से यूजर ने मॉडिफाई किया था, अभी मैंने बताया कि रीजन भी आप जो डाला हुआ है तो रीजन भी आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। हमें पता है कि लास्ट ईयर कंपनीज एक्ट के हिसाब से एक लॉ आया था कि जिसमें आपको जितनी भी कंपनीज है, पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनीज है, उसको अपने पूरे मॉडिफिकेशंस का लॉग रखना होता है। तो उस हिसाब से भी अभी के लिए ये फाइनेंशियल ईयर में ये लॉ एक्सटेंड कर दिया है, पोस्टपोन किया है, लेकिन अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से वो आ जाता है तो ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत ही क्रूशियल हो जाता है, आपके लिए और आपके ऑडिटर्स के लिए भी क्रूशियल हो जाता है। अब फिर से हम चलते हैं यूजर राइट्स में। फर्स्ट हमने देखा मेन राइट्स का सेक्शन यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे अदर राइट्स के ऑप्शन हैं। सॉफ्टवेयर में राइट्स मतलब कोई ऑप्शन देना नहीं देना या मॉडिफाई डिलीट नहीं करना उतना ही नहीं होता है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं कि जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस बनाए हैं। आप देख रहे हैं कि पहला सेक्शन है मेटल रेट और मेटल अमाउंट। तो सॉफ्टवेयर के अलग अलग ट्रांजैक्शन में आपको मेटल रेट या मेटल अमाउंट का मॉडिफिकेशन, उसकी वैल्यू को कम करना या उसमें चेंज अलाउ करना, यूजर को अलाउड करना या नहीं करना है, उस रिलेटेड अलग अलग सेटअप ये मेटल रेट और मेटल अमाउंट में दिए हैं। फॉर एग्जांपल आप सेटअप नंबर 1 देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अलाउ मेटल रेट अमाउंट मॉडिफिकेशन इन एंट्री अदर देन यूआरडी परचेस, परचेस चलन और सेल्स। मतलब इन तीनों एंट्री को छोड़ के यूजर को रेट और अमाउंट मॉडिफाई अलाउ करना है तो आपको टिक करना है, अगर अलाउ नहीं करना है तो अनटिक करना है। सिमिलरली यूआरडी परचेज और परचेस चलन के लिए 4th ऑप्शन है, मेटल अमाउंट के लिए 5th ऑप्शन है। ऐसे मेटल अमाउंट मॉडिफिकेशन के अलग अलग ऑप्शंस आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट सेक्शन है लेबर या वेस्टेज का। सिमिलर टू मेटल रेट एंड मेटल अमाउंट, आप यहाँ पे ऐसा टिक अनटिक कर सकते हैं कि जिसमें आप यूजर को लेबर या वेस्टेज अलाउ या डिसअलाउ कर सकते हैं अलग अलग ऑप्शंस या एंट्री के हिसाब से। तीसरा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वाउचर का। वाउचर का ऑप्शन दिखाने के साथ साथ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन सॉफ्टवेयर में है, जिसमें भी मैं आपको उसके लिए कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में आपको ऐसा दिख रहा है कि ऑडिटेड वाउचर्स और वाउचर ऑथेंटिकेशन। आमतौर पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा सिस्टम होता है कि जहां पे कोई एक पर्सन एंट्रीज करता है और दूसरा पर्सन उसको वेरीफाई करता है। सॉफ्टवेयर की टर्म्स में अगर हम बात करें तो कोई एक यूजर
सॉफ्टवेयर में एंट्री करता है और दूसरा यूजर, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे वो ऑडिटर हो, चाहे वो अदर सीनियर पर्सन हो, उसको वेरीफाई करता है। इस सिस्टम को नॉर्मल टर्म्स में मेकर चेकर सिस्टम बोला जाता है। मेकर चेकर सिस्टम, एक ने बनाया, दूसरे ने चेक किया। तो मेकर चेकर सिस्टम को आपके सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करने के लिए हमने आपको दो ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें एक ऑप्शन है वाउचर ऑथेंटिकेशन। अगेन वाउचर ऑथेंटिकेशन का जिस यूजर के पास राइट्स होगा वही यूजर ये ऑथेंटिकेशन कर पाएंगे। जैसे जैसे आपके वाउचर्स बनते जाएंगे उसमें एक सेटअप होगा कि कौन कौन से वाउचर्स आपको ऑथेंटिकेशन के लिए भेजने हैं। तो सेटअप में आपने जो जो टाइप्स के वाउचर, मतलब सेल्स, कैश, बैंक, परचेज, इश्यू, रिसिप्ट, जिस जिस टाइप के वाउचर्स आपने सिलेक्ट किए हैं उस टाइप के वाउचर्स ऑथेंटिकेशन लिस्ट में ऑटोमेटिक आते जाएंगे। आप उस वाउचर को एक बार व्यू करके अगर प्रॉपर है तो उसको ऑथेंटिकेट कर देंगे। अगर पेंडिंग है, मतलब कोई भी इसमें क्वेरी है, तो आप उसको पेंडिंग रख सकते हैं और बाद में यूजर से उसका क्लैरिफिकेशन रख सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास कोई इंटरनल ऑडिटर है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत सी जगह पे हमने देखा है कि या तो सेम डे या नेक्स्ट डे इंटरनल ऑडिटर भी वाउचर्स को ऑडिट करते हैं। तो उस केस में अगर इंटरनल ऑडिटर है तो हर एक वाउचर को टिक करके वो वाउचर ऑडिट कर सकते हैं। तो ऐसे ऑथेंटिकेटेड या ऑडिटेड वाउचर्स को एक तो यूजर को अलाउ करना या नहीं करना है। ऑथेंटिकेटेड वाउचर और ऑडिटेड वाउचर्स को फिर आपको दूसरे यूजर के लिए मॉडिफिकेशन अलाउ करना या नहीं करना है। अगर कोई बिल में ड्यू अमाउंट है, मतलब बिल पेंडिंग है, तो उसको सेव अलाउ करना है इस यूजर को या नहीं करना है। इस टाइप के अलग अलग सेटअप आप वाउचर्स में कर सकते हैं। सिमिलरली अकाउंट रिलेटेड सेटअप है, जैसे कि कोई भी अकाउंट की बैलेंसेस आपको ट्रांजैक्शंस में दिखानी या नहीं दिखानी है। अगर अकाउंट मास्टर है तो मास्टर में भी उसके अलग अलग कंपोनेंट्स, जैसे कि ओपनिंग बैलेंस, एड्रेस डिटेल और मास्टर के दूसरे सेटअप, ये आपको यूजर और अकाउंट नेम ऑफ कोर्स, तो ये अलग अलग ऑप्शंस आपको यूजर को मॉडिफाई अलाउ करना है या नहीं करना है। जैसे कि बहुत सी जगह पे ऐसा होता है कि अकाउंट बैलेंस एक बार डल गई फिर कोई भी यूजर उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, अकाउंट नेम मॉडिफाई नहीं कर सकते, सिर्फ एड्रेस या कुछ एडिशनल डिटेल है वही मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उस हिसाब से भी आप ये राइट्स दे पाएंगे। सेम वे लेबल रिलेटेड ऑप्शंस है कि लेबल को आपको डिलीट अलाउ करना है या नहीं करना है स्पेसिफिक केस में। लेबल प्रिंटिंग को भी आप यहां से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि लेबल प्रिंट एक बार बन गया उसके बाद आपको प्रिंट अलाउ करना है या नहीं करना है। तो इस टाइप के लेबल रिलेटेड जो भी राइट्स हैं आप यहां से सेट कर सकते हैं। उसके अलावा रिपोर्ट्स रिलेटेड राइट्स, रिपोर्ट रिलेटेड राइट्स में कुछ इंपॉर्टेंट सेटअप यहाँ पे दिए, जैसे कि हमें पता है कि ऑर्नेट एनेक्स में जितने भी रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स में उसकी जो ग्रिड है, एक्सेल टाइप की एक ग्रिड आती है, उसको आप मॉडिफिकेशन या मैनिपुलेशन कर सकते हैं आपके हिसाब से। पूरी ग्रिड को आप एडजस्ट कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। तो उस रिपोर्ट के जो अलग अलग बटन्स हैं वो आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं कि उसमें आपको कोई भी यूजर को कुछ ऑप्शंस अलाउ करना है या नहीं करना है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कि सॉफ्टवेयर में कोई भी नॉर्मल यूजर के लिए विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, अगर आपने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा है तो कोई भी रिपोर्ट आप एक्सेल, पीडीएफ, आरटीएफ किसी भी फॉर्मेट में सीधा एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे ये भी हमने रिस्ट्रिक्शन दिया है कि आप कोई भी रिपोर्ट को यूजर को अगर एक्सपोर्ट अलाउ नहीं करना चाहते तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और ये हमारा रिकमेंडेशन है कि आपको इस टाइप के राइट्स कंपलसरी सेट करने ही चाहिए। तो ये हो गया रिपोर्ट रिलेटेड राइट्स। उसके बाद अगर आप मल्टीपल कंपनीज मेंटेन करते हैं, जैसे बहुत सी जगह पे लीगल एंटिटी सेपरेट होती है तो उसमें आप अलग अलग कंपनीज रखते हैं। उसके बाद आप पर्सनल कंपनीज भी मेंटेन करते हैं, तो कुछ यूजर्स को कुछ कंपनीज अलाउ करनी या नहीं करनी है। उसके बाद अदर राइट्स है, जैसे कि रिमाइंडर्स यूजर को जाना चाहिए या नहीं, फ्यूचर डेट के ट्रांजैक्शन अलाउ करने या नहीं करने हैं, आपको ऑटोमेटिक डेट लॉकिंग, आगे हम वो भी देखेंगे, ऑटोमेटिक डेट लॉक करना या नहीं करना है। तो इस तरह के सारे सेटअप आप अदर राइट्स में से कर पाएंगे। फर्स्ट सेशन में हमने टैबलेट में जो अलग अलग एप्लीकेशंस देखी थी, तो यहां से ऐप मेनू करके जो ऑप्शन है उसमें से आप ऐसा सिलेक्ट कर पाएंगे कि ये स्पेसिफिक यूजर को आपको कितनी एप्लीकेशन अलाउ करनी है, कितनी एप्लीकेशन अलाउ नहीं करनी है। जैसे हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर में 15 प्लस अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, तो यहां से आप यूजर को जितनी भी एप्लीकेशन टिक करेंगे उतनी एप्लीकेशन टैबलेट में यूजर के राइट्स में आएगी, जितनी एप्लीकेशन अनटिक करेंगे वो राइट्स में नहीं आएगी। तो ये हो गया ऐप मेनू रिलेटेड राइट्स। उसके बाद कुछ और ऑप्शंस है सिक्योरिटी में, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं कुछ एडिशनल बटन्स हैं, जैसे कि कंपनी, कितनी कितनी कंपनीज यूजर को अलाउ करनी है। पीओएस बटन, आपका जो सेल्स बिल का मेनू है उसमें से अगर यूजर को स्पेसिफिक मेनू अलाउ डिसअलाउ करना है, जैसे आप में से बहुत सारे लोग गोल्ड स्कीम या लॉयल्टी या गिफ्ट कूपन चलाते होंगे, तो वो आपको हर यूजर को अलाउ नहीं करना है, स्पेसिफिक यूजर को अलाउ करना है। डिस्काउंटिंग हर यूजर को अलाउ नहीं करना है, स्पेसिफिक यूजर को अलाउ करना है। तो उस टाइप के सेटअप आप पीओएस बटन से अलाउ डिसअलाउ कर सकते हैं। अगर आपके वहां पे मल्टीपल कैश काउंटर्स है, कि जहां पे एक से ज्यादा कैश काउंटर्स पे बिलिंग और कैश कलेक्शन होता है, तो यहां से आप कैश काउंटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं यूजर के लिए। जितनी भी डिस्काउंट स्कीम्स है आपकी, तो वो डिस्काउंट स्कीम्स में भी आप यहाँ पे टिक अनटिक दे सकते हैं कि ये स्पेसिफिक यूजर को ये स्कीम अलाउ होगी, ये यूजर को ये स्कीम अलाउ नहीं होगी। सेम वे आप यहाँ पे प्रीफिक्स, मतलब एक से ज्यादा वाउचर प्रीफिक्स भी यूजर को अलाउ डिसअलाउ कर सकते हैं। उसके साथ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ग्रुप, इंडिविजुअल प्रोडक्ट आपको यूजर को नहीं देनी है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट ग्रुप आपको नहीं देनी है। जैसे कि आप कोई स्पेसिफिक ब्रांडेड आइटम में डील करते हैं, प्लैटिनम आइटम में डील करते हैं, या आपके वहां पे ऐसे सेक्शन है कि गोल्ड सेक्शन, डायमंड सेक्शन, सिल्वर सेक्शन, तो उस सेक्शन के आधार से भी आप यूजर को ऐसा अलाउ डिसअलाउ कर सकते हैं कि सिल्वर सेक्शन का कोई भी यूजर गोल्ड या डायमंड की आइटम को स्कैन नहीं कर सकता कोई भी ट्रांजैक्शन में। सेम वे प्रोडक्ट प्रीफिक्स और प्रोडक्ट के जो काउंटर्स हैं, आपके स्टॉक के जो काउंटर्स हैं, उसको सिलेक्ट डिसिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका हेड ऑफिस ब्रांच का सेटअप है, तो आप ऐसा भी सेटअप दे सकते हैं कि कोई भी यूजर कोई स्पेसिफिक ब्रांच कंपनी को एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ये पूरे राइट्स हो गए जो आपको अलग अलग यूजर के हिसाब से सेट करने हैं। ये वेबिनार की शुरुआत में ही मैंने बताया था कि
ये जितने भी राइट्स है उतना ही नहीं कि कोई ऑप्शन आपको देना है नहीं देना है, लेकिन बहुत सारे पैरामीटर के ऊपर से, जैसे कि यूजर को आपने ऑप्शन दिया है, उसके बाद मेटल और लेबर रेट का मॉडिफिकेशन डिलीशन भी ब्लॉक कर सकते हैं, ऐप मेनू में से कुछ एप्स निकाल सकते हैं, कंपनीज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बटन्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, डिस्काउंट स्कीम को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और प्रोडक्ट ग्रुप प्रीफिक्स वाउचर उसके बेस पे भी यूजर का एक्सेस आप ब्लॉक अनब्लॉक कर सकते हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी मेनू के अलावा हमने ऐसा भी ऑप्शन दिया है कि अगर आप कोई भी मेकिंग चार्ज मास्टर सेट करते हैं, तो उसमें जब आप कोई भी एक लिमिट सेट करते हैं मेकिंग या डायमंड रेट्स की, तो उसमें भी हमने यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस दिए हैं कि आप उसकी प्लस और माइनस लिमिट को भी कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया है 500 रुपीज मेकिंग, तो मैं यहाँ पे ऐसा दे सकता हूँ कि यूजर उसको मैक्सिमम 50 रुपीज तक कम कर सकता है और 25 रुपीज तक प्लस कर सकता है। उसका सिंपल मतलब ये हुआ कि ये 500 रुपीज की जो लेबर है वो यूजर कम से कम 450 तक कर सकता है और मैक्सिमम 525 तक बढ़ा सकता है। सिमिलर सेटअप हमने डायमंड रेट मास्टर में भी दिए हुए हैं। अब सिक्योरिटी मेनू में उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है यूजर वाइज डिस्काउंट लिमिट का ऑप्शन। बहुत से टाइम पे क्या होता है कि आप अलग अलग डिस्काउंट स्कीम्स पीरियोडिकल बेसिस पे रन कर रहे हैं। डिस्काउंट स्कीम एक बार रन करने के बाद आपका मेजर इश्यू ये है कि जैसे पहले हमने देखा कि या तो आप कोई स्कीम को कोई स्पेसिफिक यूजर को ही अलाउ कर सकते हैं, लेकिन बहुत से टाइम पे ये सेटअप में प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये है कि हर बार अगर किसी को डिस्काउंट देना है तो वो यूजर को अपने लॉगिन से एंटर होके वो बिल बनाना पड़ेगा या फिर डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा और बाद में ही वो बिल बन पाएगा। तो इसके लिए हमने ऑप्शन दिया है यूजर वाइज डिस्काउंट लिमिट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूजर के अलावा लेबर अमाउंट, डायमंड अमाउंट, स्टोन अमाउंट, वैल्यू एडिशन, मेटल अमाउंट, बिल अमाउंट और राउंडिंग डिस्काउंट, सबके लिए अमाउंट के बेस पे या परसेंटेज लिमिट के बेस पे आप यूजर वाइज डिस्काउंट लिमिट सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो यूजर है वो रेगुलर सेल्समैन है या बिलिंग यूजर है, तो वो लेबर पे मैक्सिमम 5% डिस्काउंट दे सकता है। बी जो है वो सुपरवाइजर है, तो वो लेबर पे मैक्सिमम 10% डिस्काउंट दे सकता है। और एडमिन यूजर है, वो या तो अनलिमिटेड या फिर एग्जांपल उसके ऊपर कोई फ्लोर मैनेजर है तो वो स्पेसिफिक केस में 15% या 20% डिस्काउंट दे सकते हैं। तो वो सेटअप आप यूजर वाइज डिस्काउंट में जाके परसेंटेज में इंडिविजुअल यूजर में या तो लेबर पे या डायमंड पे या स्टोन पे जो भी आपकी डिस्काउंटिंग पॉलिसी है उसके हिसाब से यहाँ पे लिमिट सेट कर सकते हैं। इससे फायदा यह होता है कि जैसे मैंने इनिशियल बताया कि अगर कोई जानबूझ के भी ज्यादा डिस्काउंट देता है या जेन्युइन मिस्टेक भी है तो सॉफ्टवेयर उसको उस लिमिट से आगे डिस्काउंट अलाउ ही नहीं करेगा और आपका ये पूरा वर्किंग है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। सिमिलरली आप अमाउंट के बेस पे फिक्स अमाउंट डिफाइन करके भी ये लिमिट को कंट्रोल कर सकते हैं।
तो ये हो गया पूरा यूजर वाइज डिस्काउंटिंग का ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अगेन कोई भी बिजनेस में आ सकता है, लेकिन क्योंकि एक टिपिकल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से ज्वेलरी बिजनेस में ये ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। मान लीजिए आपने किसी यूजर को मॉडिफिकेशन का ऑप्शन दिया है। कोई ऐसा यूजर है जिसको आपने मॉडिफिकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो यूजर कोई भी वाउचर, चाहे वो आज का वाउचर है, चाहे वो कल का वाउचर है, चाहे वो 10 दिन पुराना वाउचर है, चाहे वो 4 महीना पुराना वाउचर है, कोई भी वाउचर मॉडिफाई कर पाएगा। अगेन ये सिचुएशन कोई भी कंट्रोल के लिए, कोई भी शोरूम मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर नहीं है, एडवाइजेबल नहीं है। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? उसके लिए हमने सॉफ्टवेयर में ऑप्शंस दिए हैं डेट लॉकिंग के। अगेन उसके लिए आपको सिक्योरिटी मेनू में जाना है और डेट लॉकिंग ऑप्शन में जाना है। डेट लॉकिंग में आप लोग देख पाएंगे कि अलग अलग यूजर के हिसाब से और अलग अलग ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको डेट की एक रेंज डालने का ऑप्शन दिया है। ये ऑप्शन कैसे काम करता है? तो सबसे पहले तो इसमें एक जनरल डेट लॉकिंग का ऑप्शन है कि स्पेसिफिक यूजर के लिए आप एक जनरल डेट लॉकिंग लगा दीजिए कि अप टू दिस डेट ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद आपको जनरल डेट लॉकिंग नहीं लगाना है, तो उसके लिए आपके पास मैन्युअल डेट लॉकिंग का ऑप्शन है। मैन्युअल डेट लॉकिंग कैसे काम करता है? मैंने हमारे प्रीवियस वेबिनार्स में बताया था कि कोई भी शोरूम में कैसा होता है कि जो कैश काउंटर यूजर्स है, तो नॉर्मली आज का डे एंड हो जाने के बाद, फॉर एग्जांपल कल का डे एंड हो गया, तो फिर आज के दिन में कोई भी कैश काउंटर यूजर कल की या उसके पहले की कोई भी एंट्री मॉडिफाई या डिलीट उसको अलाउ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल आपका कैश काउंटर, आपकी कैश, आपका स्टॉक सब मिल गया था। उसके बाद आज अगर कोई यूजर उसको मॉडिफाई डिलीट करता है तो वो प्रॉपर नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग के हिसाब से या जो यूजर प्रोक्योरमेंट हैंडल करते हैं, उसको आपको जीएसटी के एडजस्टमेंट के हिसाब से, अकाउंटिंग के एडजस्टमेंट के हिसाब से कुछ दिनों तक डेट्स को ओपन अलाउ करना पड़ता है। तो जिस टाइप के आपके यूजर हैं, उस यूजर के हिसाब से इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन टाइप वाइज आप डेट लॉकिंग को अलाउ डिसअलाउ कर सकते हैं। और उसके अलावा जैसे हमने मेन सिक्योरिटी राइट्स में देखा था कि आप एक ऑटोमेटिक डेट लॉकिंग भी इंडिविजुअल यूजर के लिए लगा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज खास ध्यान में रखिए कि ये कोई भी राइट्स जब आप सेट करते हैं डेट लॉकिंग रिलेटेड, तो बहुत बार कैसा होता है कि कुछ यूजर्स को आपने ऑटोमेटिक डेट लॉक दिया है, कुछ का मैन्युअल सेट किया है, कुछ में जनरल डेट लॉक सेट किया है। तो सॉफ्टवेयर के वर्किंग के हिसाब से और प्रैक्टिकल इश्यूज के हिसाब से सॉफ्टवेयर में भी हमने उसकी एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाई है। जैसे कि यहाँ पे आपको बॉटम में दिखता है लेफ्ट साइड में कि कौन सी सीक्वेंस में काम करेगा। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन टाइप वाइज डेट लॉकिंग उस सीक्वेंस में सेट होगा, मतलब आपने तीनों टाइप के राइट सेट किए हैं।
तो फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा ट्रांजैक्शन टाइप वाइज को, सेकंड मिलेगा जनरल डेट लॉकिंग को, और थर्ड मिलेगा ऑटो डेट लॉकिंग को। तो कभी गलती से एक ही यूजर के लिए मल्टीपल राइट्स भी सेट हो गए हैं तो इस सीक्वेंस में सॉफ्टवेयर पूरा यूजर राइट सेट करेगा। चालू कर दिया। तो ये हो गया डेट लॉकिंग का ऑप्शन और उसकी प्रायोरिटी। इसके अलावा सिक्योरिटी में एक और इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वो है प्रिंट कॉपी का सेटअप। प्रिंट कॉपी का सेटअप कैसे काम करता है? अगेन, हर एक यूजर को आपको इंडिविजुअल वाउचर की अगर नंबर ऑफ कॉपीज रिस्ट्रिक्ट करनी है हर बार, क्योंकि ज्वेलरी बिजनेस प्रेशियस मेटल का बिजनेस है, इसलिए उसकी बहुत सारी सिस्टम दूसरे से अलग हो जाती है और बहुत सी जगह पे ऐसा देखा हुआ है कि कोई वाउचर के ऊपर से भी कोई फ्रॉड या कोई मिस्टेक हो सकती है। तो इसलिए अलग अलग यूजर को अलग अलग वाउचर प्रीफिक्स की आपको कितनी कॉपी प्रिंट अलाउ करनी है। सेल बिल है मैक्सिमम 2 कॉपीज, कैश बैंक वाउचर है मैक्सिमम 2 कॉपीज, अगर कोई कारीगर की कॉपी है तो अगर आपको 3 कॉपी करनी है कोई एडिशनल पर्पस के लिए तो 3 कॉपीज। ऐसे आप इंडिविजुअल वाउचर वाइज यूजर वाइज जिस यूजर के राइट्स हैं उसमें आप प्रिंट कॉपी के हिसाब से भी पूरा प्रिंटिंग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने जो नंबर ऑफ कॉपीज डिफाइन की है उससे ज्यादा प्रिंटिंग कॉपी यूजर नहीं निकाल सकते। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अभी तक हमने जो ऑप्शन देखे वो सिक्योरिटी रिलेटेड डायरेक्ट ऑप्शंस थे कि आप कोई ऑप्शन को ब्लॉक करते हैं, कोई ऑप्शन को ओपन करते हैं, कोई जगह पे लिमिट सेट करते हैं, कोई जगह पे प्रिंटिंग सेट करते हैं। इस टाइप के डायरेक्ट ऑप्शंस थे। इसके अलावा हमने ऑर्नेट एनएक्स में कुछ ऐसे एडिशनल लेकिन बहुत ही यूजफुल और बहुत ही पावरफुल टूल्स दिए। वो टूल्स आपके सिक्योरिटी सिस्टम को, आपके सिक्योरिटी कंट्रोल को और पावरफुल बनाता है और बूस्टअप करता है। तो वो सेटअप क्या है? आप में से बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस इंटेलिजेंस सर्विस मतलब BIS अलर्ट्स का यूज करते होंगे। बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम या BIS हमारा एक ऐसा स्पेशल टूल है जो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग इवेंट को आइडेंटिफाई करके अलग अलग सिचुएशंस में आपको अलर्ट करता है। उसमें भी ऐसा नहीं है कि अलर्ट एक ही तरीके से करता है, उसमें भी हमने 3-4 अलग अलग ऐसे ऑप्शंस दिए हैं कि जिसमें फॉर एग्जांपल बाय मिस्टेक या पर्पसफुली किसी ने कोई वाउचर मॉडिफाई किया है, कोई वाउचर डिलीट किया है, कोई लेबल डिलीट किया है, कोई यूजर ने जितनी एक स्पेसिफिक लिमिट थी उससे ज्यादा लेबर या वैल्यू एडिशन दिया हुआ है, उस केसेस में ऑन अकरेंस मतलब जब भी वो इवेंट होता है उसी टाइम पे सॉफ्टवेयर आपको एक अलर्ट देता है और ये है ऑन अकरेंस BIS या ऑन अकरेंस अलर्ट।
ये अलर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए आप आपकी स्क्रीन पे देख पाएंगे कि जितने भी अलर्ट्स हमने रेड मार्क से डिफाइन किए हैं, आप देखिए कैश काउंटर की ओपनिंग में कुछ चेंज होता है, कोई सुपरवाइजर भी रोल या यूजर के राइट्स में चेंज करते हैं, कोई ऑर्डर कैंसल होता है। तो ऐसे स्पेसिफिक इवेंट्स में जब भी ये इवेंट्स होता है, जितने भी रेड मार्क वाले इवेंट्स हैं, अगर आपने यहाँ पे टिक किया हुआ है तो वो उसी टाइम पे आपको एक अलर्ट दे देगा। वो अलर्ट आप एसएमएस से जरिए, व्हाट्सएप के जरिए या ईमेल के जरिए भी ले सकते हैं। उसका पूरा एक सेटअप है। तो फर्स्ट हो गया ऑन अकरेंस। दूसरा जो अलर्ट्स का सेक्शन है वो है डे एंड का। मतलब कि आपको हर अलर्ट ऐसा जरूरी नहीं है कि इमीडिएट मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 72 आवर्स के बाद भी कोई लॉट पेंडिंग है तो उसका पेंडिंग लॉट का एक अलर्ट है। डे एंड में आपकी अलग अलग बैंक्स और कैश की क्या बैलेंस है तो उसके लिए भी एक अलर्ट है। अगर कोई दिन में गलती से कोई एंट्री की मिस्टेक से आपकी कैश नेगेटिव जा रही है बुक्स में तो उसके लिए भी एक अलर्ट है। डेली एक्टिविटी रिपोर्ट आप जो निकालते हैं उसकी एक समरी का भी अलर्ट है। अगर कोई लेबल स्प्लिट हुआ है तो वो स्प्लिट कौन कौन से लेबल आज के दिन में हो उसके लिए भी डे एंड में एक रिपोर्ट है। तो ऐसे कुछ इवेंट्स जो आपको नॉर्मली डे एंड में देखने होते हैं, उसका अलर्ट्स आपको डे एंड में मिलेगा। अगेन सिमिलर आपको एसएमएस, व्हाट्सएप या ईमेल में टिक करने से पूरे इवेंट्स मिलेंगे। इसके अलावा कुछ शेड्यूल्ड इवेंट्स है, जैसे कि टीडीएस का पेमेंट पेंडिंग है, कोई कस्टमर का बर्थडे एनिवर्सरी डे का रिमाइंडर है या स्पाउस बर्थडे का रिमाइंडर है, ले अवे पेंडिंग है, गिफ्ट कूपन पेंडिंग है, उस रिलेटेड जितने भी रिमाइंडर्स हैं वो एज शेड्यूल है। और वो शेड्यूल को सेट करने के लिए यहाँ पे आपके पास एनवायरनमेंट सेटिंग का ऑप्शन है, जिसमें आप ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि कितने दिन पहले आपको ये रिमाइंडर्स मिलने चाहिए। जैसे कि बर्थडे एनिवर्सरी डे के रिमाइंडर्स आपको सेम डे मिलने चाहिए या 2-3 दिन या एक वीक पहले। बहुत सी जगह पे कोई गिफ्ट या कार्ड भेजने का सिस्टम होता है तो उस केस में आप 2 दिन 3 दिन पहले भी उसका रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग अलर्ट्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि अभी हमने आपको टोटल 71 अलग अलग अलर्ट्स दिए हैं। जरूरी नहीं है कि जितने भी अलर्ट्स आप सेट करते हैं सब ओनर को या मेन एडमिन को ही जाना चाहिए। जैसे कि कोई स्टॉक इंचार्ज या स्टॉक सुपरवाइजर है तो इसमें से स्टॉक रिलेटेड जितने भी अलर्ट्स हैं वो आप उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे अकाउंटिंग रिलेटेड अलर्ट्स हैं, जैसे कि जीएसटीआर के अलग अलग रिटर्न्स की ड्यू डेट है या अभी हमने देखा टीडीएस उसके रिलेटेड है, तो वो आप अकाउंट सेक्शन में किसी को डाइवर्ट कर सकते हैं। जो पर्सन या जो यूजर आपके वहां पे सीआरएम हैंडल करते हैं तो उसको आप बर्थडे एनिवर्सरी डेज रिलेटेड रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। गोल्ड स्कीम की जो टीम है उसको गोल्ड स्कीम रिलेटेड सेट कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा भी ऑप्शन है कि आप अलग अलग अलर्ट्स अलग अलग पर्सन को भी भेज सकते हैं। तो इस हिसाब से ये पूरा बीआईएस अलर्ट्स आप सेट कीजिए और उसके ऊपर से आप स्टोर रूम को कंट्रोल कीजिए। तो ये एक टूल हो गया बीआईएस का।
इसी तरह आपके स्क्रीन में आपको दिख रहा है ओटीपी सेटअप। हम लोग ये वेबिनार की शुरुआत से बात कर रहे हैं कि यूजर राइट्स आप सेट कर सकते हैं, यूजर की लिमिट सेट कर सकते हैं, कोई यूजर को कोई स्कीम अलाउ करना नहीं करना, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हम सेट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या होता है कि आपके शोरूम में अगर आप कोई वाउचर्स को मॉडिफाई या डिलीट अगर कोई यूजर को नहीं देते हैं, तो जितना भी मॉडिफिकेशन या डिलीशन है वो जेन्युइन भी है, तो हर बार आपको लॉगिन करके आपको वो मॉडिफिकेशन या डिलीशन कंट्रोल करना पड़ेगा। पूरे दिन में जब भी कोई वाउचर को मॉडिफाई या डिलीट करने की जरूरत पड़ी, आपको आपके लॉगिन से एंटर होना पड़ेगा और उसमें मॉडिफाई या डिलीशन करना पड़ेगा। अगर आपने किसी यूजर पे छोड़ दिया है तो आपको डे एंड के बाद हर बार ऐसा वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो यूजर ने कितने वाउचर्स मॉडिफाई किए या डिलीट किए। तो दोनों सिचुएशन में आपके लिए ये प्रॉब्लम हो जाता है कि दोनों सिचुएशन में अलग अलग इश्यूज है। तो उसका हमने एक और सॉल्यूशन दिया है और एक टूल आपको दिया है, वो है ओटीपी का टूल। हम जानते हैं ओटीपी मतलब वन टाइम पासवर्ड है और बैंकिंग ट्रांजैक्शन में हम लोग उसका वाइडली यूज करते हैं। इसमें भी जितने भी वाउचर्स आपके स्क्रीन में दिख रहे हैं, वो सब वाउचर्स में कोई भी वाउचर को मॉडिफाई या डिलीट करने के लिए आप ऐसा टिक कर सकते हैं कि ये वाउचर मॉडिफाई या डिलीट तभी हो पाएगा जब सॉफ्टवेयर एक ओटीपी जनरेट करेगा और वो ओटीपी आप या आपने जिसको एलोकेट किया है वो ओटीपी प्रोवाइड करेंगे, तभी वो ट्रांजैक्शन मॉडिफाई या डिलीट हो पाएगा। तो अब आपके लिए ये ऑप्शन इजी हो गया कि कोई भी वाउचर आप यूजर को मॉडिफाई या डिलीट करने के लिए दे दीजिए, लेकिन वो डिलीट या मॉडिफाई होने से पहले आपके पास ओटीपी आएगा। आप उसका रीजन जान के प्रॉपर वेरीफाई करके उसके बाद ओटीपी प्रोवाइड करेंगे, ऑटोमेटिक वाउचर मॉडिफाई या डिलीट हो जाएगा। उसके रिलेटेड जो भी सेटअप है वो यहाँ पे हमने दिए हैं कि कौन से मोबाइल में ओटीपी जाना चाहिए, एसएमएस ट्रांजैक्शनल है या रेगुलर है, आपको ओटीपी एसएमएस चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो सेटअप आप ट्रांजैक्शन मेनू में सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अदर्स। आप में से बहुत से लोग, हम लोग अभी बात कर रहे थे कि आप में से बहुत से लोग गोल्ड स्कीम चलाते होंगे, गिफ्ट कूपन इश्यू करते होंगे या लॉयल्टी प्रोग्राम चलाते होंगे। उसका जो मैच्योरिटी पीरियड है उसके बाद जब कस्टमर गोल्ड स्कीम, गिफ्ट कूपन या लॉयल्टी कार्ड रिडीम करवाने आते हैं, उस केस में न सिर्फ आप अपना ओटीपी दे सकते हैं, एडिशनली आप ऐसा भी प्रोविजन कर सकते हैं कि जिस कस्टमर के नाम पे, जिस कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल से लॉयल्टी प्रोग्राम या गिफ्ट कूपन या गोल्ड स्कीम चल रहा है, उस कस्टमर को भी ओटीपी जाएगा और अगर वो कस्टमर वो ओटीपी देगा तभी वो स्कीम रिडीम हो पाएगी। उसके अलावा हमने यूजर राइट्स में ऐसा देखा था कि बहुत सारे अदर राइट्स हैं, तो अदर राइट्स को भी आप डायरेक्ट अलाउ करने की बजाय आप उसको ओटीपी से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मेटल रेट या उसके कैलकुलेशन, डायमंड या स्टोन के इंडिविजुअल स्टाइल, अदर चार्जेस, लेबर, वैल्यू एडिशन, उस रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस में आप
ओटीपी दे सकते हैं, और जो कस्टमर से लिंक करते हैं जितने भी ऑप्शन जहां पे कस्टमर इन्वॉल्व है, तो उसमें आप कस्टमर ओटीपी का भी ऑप्शन दे सकते हैं। जैसे कि लेबल स्प्लिट करना है तो ओटीपी आएगा, उसके बाद प्री मैच्योर गोल्ड स्कीम को क्लोज करना है तो ओटीपी आएगा, कंपनी का बैकअप रिस्टोर करना है, कोई कस्टमर का बिल पेंडिंग है पुराना और फिर भी उसको सेल करना है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग 30+ इवेंट्स हैं जो अगेन आप ओटीपी से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और हमने जो इनिशियल लेवल पे बताया था कि कोई स्पेसिफिक डिस्काउंट स्कीम अगर आपको अप्लाई करनी है तो वो डिस्काउंट स्कीम में भी आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर यूजर ओटीपी देते हैं तभी वो डिस्काउंट स्कीम अलाउ हो पाएगी। तो ये पूरे ऑप्शंस जो हैं वो ओटीपी से आप सिक्योर कर सकते हैं। अगेन हमारे बहुत सारे कस्टमर, जब हम हमारा सॉफ्टवेयर का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो बहुत सारे कस्टमर्स की ये डिमांड रहती है कि इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस या हमारा इतने सालों का जो एक एक्सपीरियंस है उसके ऊपर से एक बेस्ट प्रैक्टिसेस सजेस्ट कीजिए। तो अगेन हमारा ये सजेशन है, हमारा ये एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि मैक्सिमम ऑप्शंस जो यहाँ पे दिए हुए हैं उसमें आप ओटीपी का भी यूज कीजिए, तो जिससे आपके जितने भी ट्रांजैक्शंस का मॉडिफिकेशन, डिलीशन, डिस्काउंट स्कीम अप्लाई और बाकी के हमने ऑप्शंस देखे वो और ज्यादा कंट्रोल्ड मैनर में काम कर सकते हैं। अभी तक हमने जो भी पॉइंट समझे हैं वो नॉर्मली मैंने जो एग्जांपल्स लिए हैं वो सिंगल स्टोर को ध्यान में रख दिए हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे बहुत सारे कस्टमर्स एचओ ब्रांच मतलब हेड ऑफिस ब्रांच सेटअप में भी है। उस केस में सॉफ्टवेयर में एक ऐसा प्रोविजन दिया है कि आप हेड ऑफिस में बैठे बैठे आपकी जो मास्टर कंपनी है वहीं से आप हर एक ब्रांच का पूरा सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। किस यूजर को क्या अलाउ करना है, नहीं करना है, क्योंकि ब्रांच में नॉर्मल केस में ऐसा होता है कि ऑनर या की पर्सन ब्रांच में अवेलेबल नहीं रहते हैं। सिंगल स्टोर है या आपकी जो हेड ऑफिस है वहां पे की पर्सन या ऑनर अवेलेबल रहते हैं कंट्रोल के लिए, उसके पास ये पॉसिबल है, लेकिन ब्रांचेस में ये पॉसिबल नहीं है, और जिन लोगों की ज्यादा ब्रांचेस है उसके लिए वो इम्पॉसिबल है ऑनर या की पर्सन की प्रेजेंस। तो हेड ऑफिस ब्रांच के केस में आप आपकी मास्टर कंपनी से ही पूरी जगह के जितने भी ब्रांचेस हैं वहां के यूजर राइट्स, रोल राइट्स और अलग अलग सिक्योरिटी ऑप्शंस कंट्रोल कर सकते हैं। ये वेबिनार को कंप्लीट करने से पहले मैं एक बार फिर से ऐसा कहना चाहूंगा कि क्योंकि अलग अलग साइज, अलग अलग शोरूम के सेटअप, सिंगल स्टोर्स, हेड ऑफिस ब्रांच, कॉर्पोरेट ज्वेलर्स, ऐसे बहुत सारे क्लाइंटेल होने की वजह से हमने सिक्योरिटी में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं जो हमने पूरे वेबिनार में देखे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब प्रैक्टिकली कोई राइट सेट करने की बात आती है तो उस बार हम लोग प्रॉपर राइट सेट नहीं कर सकते, या तो ऐसे मल्टीपल राइट सेट कर देते हैं और फिर पता नहीं चलता कि कौन सा राइट अप्लाई हुआ है और कौन सा राइट अप्लाई नहीं हुआ है। तो उस केस में मेरा एक आग्रह है, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि नॉर्मल केस में सिंपल राइट्स है तो आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपको ऐसे कोई मल्टीपल राइट सेट करने की जरूरत है या जब आपको ऐसा पता नहीं चलता कि इस केस में कौन सा राइट्स अप्लाई करे या कौन सा ना करे, जैसे कि
डिस्काउंट स्कीम यूजर को पूरी देनी ही नहीं है, या ओटीपी से कंट्रोल करना है, या रीजन से कंट्रोल करना है, या उसके लिए कोई बीआईएस सेट करना है। ऐसे आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज आ सकते हैं, कुछ प्रैक्टिकल डाउट्स आ सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारी टीम आपको ये पूरे यूजर राइट्स सेट करने में आपको गाइड करेगी, और ऐसा इंश्योर करेगी कि आपका यूजर राइट्स पूरी इफेक्टिवनेस के साथ, पूरे प्रॉपर कंट्रोल के साथ और मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन के साथ सेट कर पाए, और उसका आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो यहाँ पे हमने हमारे हेल्पलाइन नंबर्स शेयर किए हैं, और आप में से ऑलमोस्ट सभी कस्टमर्स के पास अपने अपने जो भी प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव्स हैं हमारे, उसके नंबर्स होंगे। उसमें से किसी के अभी कांटेक्ट करके आप उसकी हेल्प लेके यूजर राइट सेट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह वेबिनार भी प्रैक्टिकल यूसेज में और कंट्रोलिंग पॉइंट के लिए आपको बहुत यूजफुल होगा। अब क्योंकि नेक्स्ट वीक में बॉम्बे एग्जीबिशन है और उसके बाद सीजन स्टार्ट हो जाएगी, तो हम टाइम बिंग सीजन के लिए शायद ये वेबिनार सीरीज को स्टॉप रखेंगे। एक बार सीजन कंप्लीट हो जाती है, दिवाली के बाद हम बाकी के कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ ये वेबिनार सीरीज कंटिन्यू करेंगे। अगेन ये वेबिनार आपको बहुत यूजफुल होगा, ऐसी एक आशा के साथ आप सबने आपका प्रीशियस टाइम दिया और ये वेबिनार को अटेंड किया। उसके लिए मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से सबको थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल।